रात थी। एक लड़की जिसने व्हाइट शर्ट, ब्लैक जैकेट और ब्लैक ट्राउजर्स पहना था, अपने स्लीव्स पीछे करके अपने केबिन में काम कर रही थी। उसके केबिन की एक और शीशे की दीवार थी जहां से बाहर का ऑफिस भी दिख रहा था। सामने 2 बड़ी सी टेबल थी, उसके सामने कुर्सियां भी थी, लेकिन इस वक्त ना उन टेबल्स पर कोई लैपटॉप थे और ना उन पर काम करने वाले कोई लोग। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। उस वक्त उस ऑफिस में उस लड़की के सिवा और कोई नहीं था। जल्द ही उस लड़की ने अपने लैपटॉप से फ्लैश ड्राइव इजेक्ट की, लैपटॉप बंद किया और अपने बैग में डाला और वहां से जाने लगी। जाते हुए उसने अपने केबिन की लाइट बंद की। हालांकि कॉरिडोर जहां से वो जा रही थी वहां पर अभी भी मध्यम मध्यम रोशनी थी, लेकिन रोशनी मध्यम ही थी और इसीलिए शायद उसे नीचे गिरा हुआ एक पेपर दिखाई नहीं दिया और उस पेपर पर पाँव रखकर वो फिसल गई। सामने एक बेंच भी थी और लड़की के फिसलने से वो बेंच उसके पैर पर आकर गिर गई। बेंच के गिरने से जोर से आवाज हुआ और वो लड़की भी दर्द में करा उठी। सामने से एक परछाई नजर आई, एक आदमी की परछाई। रोशनी मध्यम होने की वजह से किसी शक्ल नहीं दिखाई दी, लेकिन कद काठी से डॉल लग रहा था वो आदमी। नमस्कार, मेरा नाम है मीनल और माय आर्ट यार्ड यानी कि मेरे कला के आंगन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। ये कहानी नियति की है और नियति के नियति में क्या लिखा है ये तो आपको कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे ही पता चलेगा। लेकिन कहानी बहुत ही दिलचस्प है, इसकी गारंटी मेरी। तो चलिए आपको कहानी के किरदारों से मिलाती हूँ। लड़की को दर्द में देख वो आदमी तुरंत उसके पास आया। उसने बेंच उसके पैर से हटाई और कहा, मैंने कहा था ना तुमसे घर जल्दी चले जाना, तुम सुनते क्यों नहीं हो मेरी बात? उस लड़की को दर्द में देखकर उस आदमी ने कहा और उसे अपनी बाहों में उठाया। वो बहुत ही हैरानी से उसकी आंखों में देख रही थी और हैरत की बात तो ये थी कि उसकी आंखों के सिवा इस लड़की को और कुछ नजर नहीं आ रहा था। ऑफिस के काउच में उसने उसे बड़े आराम से बिठाया। उन दोनों की नजरें मिली। वो लड़की बहुत ही हैरानी से उसकी आंखों में देख रही थी, जैसे कुछ ढूंढ रही थी, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा था जो उसकी आंखों में लिखा है वो पढ़कर। तभी एक आवाज जोर से आई और उसे ख्वाब से बाहर निकालते हुए नियति की आंखें खुली। जी हाँ, ये लड़की नियति है और अब तक आप जो सुन रहे थे वो नियति का सपना था। नियति आर्यव्रत हॉस्पिटैलिटी ग्रुप में लगभग 7-8 सालों से काम कर रही थी। अपनी काबिलियत और मेहनत के दम पर उसने यहाँ पर एक खास जगह बना ली थी। पिछले 7 सालों से वो मुंबई के मेन ऑफिस में काम कर रही थी, लेकिन अब उसकी ट्रांसफर बेंगलुरु में हो गई, जहाँ पर वो पिछले 6-7 महीनों से थी। नियति की सांसें उस सपने के असर से अभी भी तेज चल रही थी। वो गहरी निगाहें वो भूल नहीं पा रही थी, जैसे वो दिल में अभी भी दस्तक दे रही थी। तभी उसे पता चला कि उसका फोन बज रहा है। आंखें मलते हुए और कपकपाते हाथों से उसने फोन उठाया और थरथराती आवाज में उसने कहा, अम्मा बोलो, गुड गुड मॉर्निंग। उसकी आवाज की थरथराहट उसकी माँ से छुप नहीं पाई। नीयू, दोबारा कोई सपना देखा क्या बेटा? हाँ अम्मा। लेकिन तुम्हें? तुम्हारी आवाज की हड़बड़ाहट। हाँ अम्मा। अब तुमसे क्या छिपा है? नियति ने कहा। छिपा तो है ना नीयू, न जाने ऐसा क्या हुआ कि तेरे पिछले 1 साल की सारी यादें खो गई। ऐसा हुआ क्या तेरे साथ? और ये सपने तुम्हें बार बार क्यों परेशान करते हैं? नियति के माँ के आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। तभी नियति ने कहा, हाँ अम्मा, हर बार की तरह आज भी ये चेहरा नहीं देख पाई मैं। आखिर कौन है वो? मैंने कई बार आकाश से भी पूछा। वो तो मेरा इतना पुराना दोस्त है, हमने मुंबई में 3 साल साथ में काम किया था। भला ऐसा क्या और कौन होगा जिसके बारे में उसे नहीं पता होगा? लेकिन वो भी कहता है कि ऐसा कोई नहीं था। तो वो बार बार मेरे सपने में क्यों आता है और उसका सपना मुझे इतना बेचैन, इतना परेशान क्यों कर देता है? खैर, ये सब छोड़ो। बोलो, फोन क्यों किया था?
नियति ने पूछा। अरे वो जया मासी है ना, उसकी बेटी का रिश्ता तय हो गया है। बहुत खुश है सुकीर्ति, लड़का भी बहुत अच्छा है। सुकीर्ति जैसे ही आईटी में काम करता है। तू कहे तो तेरे लिए भी। अम्मा, न जाने कैसी उलझनों में उलझी हूँ मैं। फिर उलझे धागों से नए बंधन बनाने नहीं चाहिए। अच्छा सुनो, ये सब छोड़ो। आज मेरे बॉस का बेटा आ रहा है पहली बार बैंगलोर के ऑफिस में। मुझे जल्दी ऑफिस पहुंचना होगा। बाद में बात करती हूँ। ओके, नियति ने कहा और उसने फोन रख दिया। नियति तैयार होकर ऑफिस के लिए निकली। नियति आर्यव्रता हॉस्पिटैलिटी ग्रुप में क्लाइंट्स और गेस्ट रिलेशंस के साथ साथ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और प्रमोशन का काम भी देखती थी। लेकिन आज का दिन रोज के दिन से थोड़ा अलग था। आज एक अलग ही दौड़ भाग का माहौल था आर्यव्रता होटल में। और हो भी क्यों ना, ईशान कपूर जो आ रहा था। ईशान कपूर वीरेंद्र कपूर का बेटा था। वीरेंद्र कपूर जो आर्यव्रता के मालिक थे, ओनर थे, उनका बेटा ईशान कपूर आज पहली बार बैंगलोर के आर्यव्रता होटल में आ रहा था। तो सभी लोग काम में जुटे हुए थे ताकि ईशान के लिए कोई भी कमी न रह जाए। सभी दबे स्वर में ईशान को लेकर अटकने लगा रहे थे। तुम्हें पता है, हार्वर्ड से अपनी पूरी पढ़ाई की है उन्होंने। रिसेप्शनिस्ट ने अपने कलीग से कहा, जिस पर उसने जवाब दिया, मैंने तो ये भी सुना है कि गजब का हैंडसम है। लड़कियां मरती हैं उसके अंडर काम करने के लिए। हाँ, फिर तो तुमने ये भी सुना होगा कि वो कभी किसी को भाव नहीं देता और बहुत ही सख्त है काम में। अपने पिता की तरह, रिसेप्शनिस्ट ने आगे कहा। दूसरी ओर नियति हाउसकीपिंग इंचार्ज अरुण से बात कर रही थी। रेसिडेंशियल स्वीट रेडी कर दिया है ना? उन्हें वेलकम करने के लिए कोई बुके रेडी है? हाँ हाँ, सब रेडी है मैडम, जैसा हमने कल डिस्कस किया था। और मैंने ना ऑर्किड्स का बुके भी मंगवाया है। हम अपने सभी प्रीमियम गेस्ट को यही देते हैं, अरुण ने जवाब दिया। जिस पर नियति ने कहा, नहीं नहीं, चेंज इट, उन्हें व्हाइट लिलीज ही पसंद है। अच्छा अच्छा, आप जानती हैं उन्हें? अरुण ने आगे से पूछा। जिस पर नियति ने जवाब दिया, मैं नहीं नहीं तो नहीं, वो आपने इतने यकीन से कहा ना, तो मुझे ऐसा लगा। अरुण ने नियति की बात सुनकर उससे पूछा। लेकिन अरुण के सवाल ने नियति को सोच में डाल दिया। जल्द ही अपने ख्यालों को नजरअंदाज करते हुए नियति ने आगे कहा, अच्छा एक और बात, कीप द कॉन्फ्रेंस रूम रेडी। अगर उन्हें सभी डिपार्टमेंटल हेड्स के साथ मीटिंग करनी हो तो आई वांट एवरीथिंग परफेक्ट। ओके, नियति ने हिदायत देते हुए कहा। एक्सक्यूज मी मैम, मिस्टर कपूर विल बी हियर इन एन आवर। Our driver has confirmed. स्टाफ से किसी ने नियति को बताया। ओह दैट्स ग्रेट, थैंक यू, नियति ने जवाब दिया और दोबारा अपने काम में लग गई। व्हाइट लेडीज का बुके अपने हाथ में लिए नियति जनरल मैनेजर श्रीनिवास और कुछ प्रमुख डिपार्टमेंटल हेड्स के साथ ईशान का स्वागत करने के लिए मेन एंट्रेंस पर जाकर खड़ी हो गई। सुबह के लगभग 11:30 बजे थे। सूरज की रोशनी काफी तेज थी और सूरज नियति के ठीक आंखों के सामने बड़ी तेजी से चमक रहा था। तभी एक कार वहां पर आकर रुकी। दरवाजा खुला। नियति की नजर ईशान के पैरों पर गई, जो अभी अभी उसने कार से बाहर रखे थे। ईशान कार से बाहर आया। वो सूरज के ठीक सामने था और इसीलिए उसकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही थी, बस एक परछाई नजर आ रही थी। इत्तेफाक से कुछ वैसे ही जैसे उसने आज सुबह सपने में देखा था। जैसे जैसे ईशान नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे उसकी शक्ल नियति को दिखाई दे रही थी। नियति की धड़कनें अचानक तेज हो गई, इतनी तेज कि उसे अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थी। भरी गर्मी में उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे, गाल और कान गर्म होकर लाल हो गए थे। नियति समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या हो रहा है। और अब ईशान उसके ठीक सामने खड़ा था, तो उसे देख रहा था। नियति को ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखें बहुत जानी पहचानी है, जैसे उसने पहले भी देखा है उन आंखों को और उन आंखों में छिपे कुछ जाने पहचाने जज्बातों को। वो पल किसी लिहाज से पहली मुलाकात जैसा तो नहीं लग रहा था। एक खुशी की लहर ईशान की आंखों में चमकी, जज्बातों की मरमी और साथ में कुछ उलझन, सब जैसे एक साथ नजर आ रहा था उन आंखों में। और नियति की आंखों में सिर्फ सवाल थे।
वो हैरानी से ईशान की तरफ देख रही थी। ये अनकहे सवाल, ये अनजाने एहसास इस बात का गवाही दे रहे थे कि दोनों के बीच कुछ तो खास है। होटल के जनरल मैनेजर को कुछ अजीब लगा। उसे लगा था कि शायद नियति सबसे पहले बोलेगी, लेकिन नियति तो खोई हुई थी। तो उसने कहा, वेलकम मिस्टर कपूर, होप यू हैड अ प्लेजेंट जर्नी। आई एम श्रीनिवास अय्यर, जनरल मैनेजर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, and she is Niyati Dixit. She manages our client and guest relation, as well as she is in charge of strategic planning and promotion of the southern division of Aryavrata Group. श्रीनिवास की आवाज सुनकर नियति और ईशान पर उस पल का जादू जैसे टूटा और ईशान ने अपने जज्बातों पर पर्दा डाला और कहा, हेलो मिस दीक्षित। कहकर ईशान ने हाथ बढ़ाया। नियति अभी भी ईशान की आंखों में देख रही थी, लेकिन ईशान ने अपनी आंखों की उलझन जैसे छुपा ली थी। नियति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और ईशान से हाथ मिलाया। जैसे ही नियति ने ईशान का स्पर्श महसूस किया, उसे यकीन हो गया कि ये स्पर्श उसने पहली बार महसूस नहीं किया है। अब नियति का कंफ्यूजन और बढ़ गया। उसकी आंखों में अभी भी ढेर सारे सवाल थे। ईशान ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन उसकी आंखों के भाव को नजरअंदाज करते हुए ईशान ने आगे कहा, व्हाइट लिलीज? ओह, आई लव व्हाइट लिलीज। सुनकर नियति चौंक गई और उसने फूलों का गुलदस्ता ईशान को प्रेजेंट किया। थैंक यू नियति दीक्षित, आई मीन मिस दीक्षित, ईशान ने कहा। नियति अभी भी कुछ हैरान, कुछ खोई हुई सी थी। आगे श्रीनिवास ने कहा, चलिए मैं आपको आपका स्वीट दिखाता हूँ। कहकर श्रीनिवास ईशान को उसके कमरे की ओर ले गया। नियति एक शब्द नहीं बोल पाई। वो बस ईशान को जाते हुए देख रही थी। वो क्या था? ऐसा एहसास मुझे पहले तो कभी नहीं हुआ। वो स्पर्श जाना पहचाना था, वो आंखें, ऐसा लग रहा था जैसे उन आंखों ने मुझसे बहुत सी बातें की थी पहले भी, और आज भी। क्या कह रही थी वो आंखें मुझसे? मुझे देखकर जो खुशी आई थी, वो किसी कलीग को देखकर तो नहीं हो सकती। जब उसने मेरा नाम लिया, कुछ तो हुआ, as if I missed a heartbeat। क्या मैं जानती हूँ उसे? लेकिन ये तो हो नहीं सकता ना। या फिर ये मेरे दिमाग का कोई खेल था? Am I imagining things? तो कैसी लगी आपको ईशान और नियति की पहली मुलाकात? जबरदस्त थी ना? आखिर क्या रिश्ता है दोनों के बीच? आखिर क्या नाता है दोनों के बीच? है कोई पहले का नाता है क्या? जानने के लिए बने रहिए मीनल सादियात के साथ, क्योंकि अगला भाग आ रहा है बहुत जल्द। और अगर आपको ये भाग पसंद आया है और आने वाले भाग देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और प्लीज कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का हमेशा इंतजार रहता है। तो अगली बार फिर मिलूंगी मैं इस कहानी का अगला भाग लेकर। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।